हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़ास लाइफ साइंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। आज पहला रोज़ा है इंडिया में। अगर कहीं दुबई या सऊदी अरेबिया में आज हो सकता है दूसरा रोज़ा भी हो, तो सभी को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कोशिश करें कि इस महीने में सभी को दुआओं में याद रखें, क्योंकि बेशक इसमें अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करता है। तो सबको दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा दुआ करें और इबादत करें, और साथ में अपनी स्टडी को भी मैनेज करें। और आप ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में अपन ने इलोंगेशन देखा था, लेकिन वो वीडियो जब मैंने अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद मैंने उसको देखा कि उसमें जो कैमरा है वो ठीक से सेट नहीं है और जो मैं लिख रही हूँ प्रॉपर दिख नहीं रहा है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं फिर से इलोंगेशन बताऊँगी। इसके पहले मैं इनिशिएशन और बेसिक कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में इलोंगेशन बताऊँगी, और जिन्होंने इलोंगेशन पढ़ लिया है इस वीडियो से या आपको समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें। इसी वीडियो में मैं आज आपको टर्मिनेशन भी बताऊँगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इलोंगेशन। अगर इलोंगेशन के लिए मैं बोलूँ तो जो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, जो सारे एंजाइम बाइंड हुए थे वो अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। इलोंगेशन इज़ नथिंग बट सिंपली कंटिन्यू सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। तो जो न्यू डीएनए बनना इनिशिएशन में स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू बनता जाता है इलोंगेशन में यही। लेकिन सिर्फ इलोंगेशन में एक लूप होल होता है जिसे अपन को समझना आता है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जिसे अपन को समझना है। तो शुरू यहाँ से होती है कि अपन को पता है कि सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है एक मॉलिक्यूल है, तो एक ही एंजाइम एक ही साथ दोनों डीएनए को दोनों डॉटर डीएनए उसको सिंथेसिस करता है। तो प्रॉब्लम यहीं आती है कैसे, क्योंकि ये जो इसकी जो डॉटर डीएनए बनेगी उसका जो सिंथेसिस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर कहीं ऐसे 5 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम होगा, तो ये डायरेक्शन होगा। एट द सेम टाइम ये जो चेन होगी वो इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। अब मान लो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये दोनों चेन को एक साथ होल्ड करके और सिंथेसिस करता जा रहा है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये दोनों को एक साथ जो है सिंथेसिस कर रहा है। तो आप खुद इमेजिन करो कि जब कोई एक मॉलिक्यूल है तो वो एक साथ क्या 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है? आप खुद एक पर्सन हो, आप क्या एक साथ 2 डायरेक्शन में एक ही टाइम पे चल पाओगे? नहीं ना, या तो एक टाइम पे आप फ्रंट मूव करोगे या तो बैक में मूव करोगे। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लेकिन अपने जो रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो तो अपन को पता है, एक इधर है तो एक उधर है, लेकिन इनके नाटक है कि मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करूँगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है लूप से। वो अपन देखते हैं कि डीएनए में एक लूप बनता है, तो अपन देखते हैं कि वो लूप कैसे बनता है और वो लूप बनने से कैसे ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। तो ये तो इधर तो लीडिंग, मान लो ये ओरिजिन साइट है, तो ये तो लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो है पहले अपना प्राइमर ऐड होगा, और प्राइमर एक बार ऐड हो जाएगा तो ये जो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू लीडिंग स्ट्रैंड अपनी सिंथेसिस होती जाएगी, कोई स्यापा नहीं है। ठीक, लेकिन इधर क्या होता है, ये जो चेन है अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली, ये जो है इस तरीके से फोल्ड होती है पहले। ठीक, इस तरीके से पहले ये फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो एक साथ ही दोनों को बनाएगा और डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा, पहले इस तरीके से फोल्ड होगा। अब फोल्ड होगा तो इसका 5 प्राइम इधर कहीं आ जाएगा। तो अगर अपन ऐसे देखें, क्योंकि अपन को पता है कि जहाँ भी रेप्लिकेशन जितना अभी तक अनवाइंड हो चुका है, उस अनवाइंडिंग का जो एंड होता है, जैसे कि ये इतना अनवाइंड हो चुका है, इस अनवाइंडिंग का एंड अभी ये है, तो यहाँ पे फट से प्राइमर आएगा और बैठ जाएगा, वहाँ पे प्राइमर बाइंड हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे कहीं प्राइमर ऐड हुआ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इस प्राइमर का, 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, इस प्राइमर का डायरेक्शन ये हो गया। अब मान लो इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 ने ये प्राइमर इतना ऐड हो गया, अब प्राइमर कहीं यहाँ बाइंड हुआ होगा तो वो 5 प्राइम तो 3 प्राइम। तो अगर ऐसे देखें तो अपन तो सोचेंगे कि ठीक है, फिर तो सॉल्व हो गया अपना स्यापा, ये इधर से 3 प्राइम तो ये इधर से बना लेगा। देखो ऐसे दो ही का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया ना। अगर इस तरीके से देखें कि हाँ यहाँ एक प्राइमर होगा, यहाँ एक प्राइमर होगा, तो इस प्राइमर को अगर अपन कंटिन्यू सिंथेसिस करने जाएंगे तो ये तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि प्राइमर जो है सिर्फ यहीं बाइंड नहीं होता है, क्योंकि मतलब प्राइमर देखो ये कोई पूरा कम्प्लीटली बाइंड डीएनए है। ठीक है, ये पूरी तरीके से बाइंड है। अब मान लो ये अनवाइंड होना शुरू हुआ, तो इसका पहले कुछ इतना पार्ट अनवाइंड होगा,
अब जैसे ही इतना पार्ट अनवाइंड हुआ तो यहाँ पे अपना प्राइमर कहीं आके सबसे पहले प्राइमर यहाँ बाइंड होगा, ठीक। अब ये जो है थोड़ा और अनवाइंड हो जाएगा। अब ये थोड़ा और अनवाइंड हुआ ना, तो देखो सी, ये जो था एंड पे वो इधर का ही आ जाएगा, और यहाँ इतना अनवाइंड हुआ तो अब जो नया प्राइमर है वो यहाँ पे कहीं आके बाइंड हो जाएगा, ठीक। तो सेम चीज़ आप यहाँ भी इमेजिन करो कि पहले जब ये डीएनए अनवाइंड हुआ तो जैसे इधर एंड पे था, वैसे ही कहीं इधर भी तो एंड पे कहीं प्राइमर बाइंड हुआ होगा, ठीक। और उस प्राइमर का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगेन डायरेक्शन क्या हो गया, फिर वही से आपका, इसीलिए डीएनए सिर्फ इतना फोल्ड होने से काम नहीं करेगा, वो पहले इतना फोल्ड होगा, उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर लूप बनाएगा। कैसे बनाएगा लूप, इसको आप ना इमेजिन करके देखो कि अगर ये कोई रस्सी है, ठीक है, और ये हाँ ये प्राइमर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच हो गया। अभी मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के इधर रखा, इमेजिन जस्ट एक लूप बनाएगा। तो अगर ये लूप बनाएगा तो आप देखो ये कुछ इस तरीके से ये जो चेन है इधर आ जाएगी, और जब ये चेन इधर आएगी तो ज़ाहिर है प्राइमर भी इधर आएगा इस तरीके से उठ के। तो ये प्राइमर कहीं इधर बाइंड हो गया होगा अपना। तो अब प्राइमर बाइंड हुआ तो अब प्राइमर का 5 प्राइम इधर आ जाएगा, 3 प्राइम इधर आ जाएगा। सिंपली इस चीज़ को आप बार बार इमेजिन करने की कोशिश करें इस वीडियो को देख के, या अगर आप चाहें ना तो कोई एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एनिमेशन देखो, तो आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ से पकड़ के मैंने इसको करा तो जाहिर है ये 5 प्राइम इधर आ जाएगा, 3 प्राइम इधर आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं और क्लियर लिख देती हूँ, ठीक। अब अगर डीएनए बनना शुरू हुआ तो अब डायरेक्शन इधर हो गया, इसका भी अपन को पता था, ये इधर 5 प्राइम था, इधर 3 प्राइम था, और इसका भी यही। तो अब दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए, ठीक। तो जब डीएनए इस तरीके से लूप बना लेता है तो दोनों जो डीएनए की चेन है वो एक साथ कंटिन्यू सिंथेसिस कर पाती है एक ही डीएनए पॉलीमरेज से। और डीएनए पॉलीमरेज 3 का प्रॉब्लम ये है कि वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक। तो इतना क्लियर। और अगर अब डीएनए पॉलीमरेज 3 के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊं तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से होता है। उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड होती है, उन दोनों के लिए एक एक उसकी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है, तो देखो कुछ इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर। ये इसकी ये दो यहाँ पे होती है, ये टाउ यूनिट होती है, ठीक। ये दो टाउ यूनिट हो गई। इसके बाद यहाँ पे इसकी अल्फ़ा, थीटा और एप्सिलॉन 3 ऐसी कैटालाइट यूनिट होती है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम करती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक बाइंड होता है बीटा क्लैंप, जो कि क्लिप का काम करता है। ये होता है बीटा क्लैंप, ठीक है। ये बीटा क्लैंप का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये इस तरीके से कुछ क्लिप का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ और सब यूनिट होती है इसकी। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना तो क्लियर होगा कि दो के लिए बराबर, दो इक्वली इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, और ये दोनों दो चेन के लिए होता है। इसकी देखो ये एक सब यूनिट एक चेन के लिए, दूसरी के लिए, ठीक है। ये होती है टाउ, इधर होता है अल्फ़ा, एप्सिलॉन, थीटा, और ये होता है बीटा क्लैंप, ठीक। तो इस तरीके से होता है कुछ पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर। तो इसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि पॉलीमरेज 3 जो है यहाँ कुछ इस तरीके से बाइंड होता है, और वो एक डायरेक्शन में दोनों चेन को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए एक साथ दोनों चेन को बना लेता है, ठीक है। तो अब ये बीटा क्लैंप का काम है ना, वो उसको अपन और अच्छे से समझते हैं। तो ये बीटा क्लैंप जो है, मान लो ये पहले तो पॉलीमरेज 3 हो गया और ये अपना बीटा क्लैंप हो गया। ठीक, ये अपना पॉल 3 हुआ और ये हो गया बीटा क्लैंप। अब क्या होता है, जब एटीपी मिलता है ना तो ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं, और जब ये पोल
3 और ATP जब इस बीटा क्लैम्प से बाइंड होते हैं ना, तो ये बीटा क्लैम्प कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी इस तरीके से ओपन हुआ। अब यहाँ पे DNA बाइंड हो सकता है ना इजीली। तो ये देखो, ये पॉलीमरेज 3 पहले इससे बाइंड होगा अपने बीटा क्लैम्प से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कहीं वो इस तरीके से जो है ये DNA से बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो DNA को होल्ड करने का काम जो है वो करता है बीटा क्लैम्प। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करके देखो, ये इसकी टाउ सब यूनिट हो गई और इधर कहीं इनकी कैटेलाइट करने वाली यूनिट होगी, मान लो ये इधर हो गई। ठीक, और यहाँ पे जो होगा ना वो यहाँ पे बाइंड करा हुआ होगा बीटा क्लैम्प इस तरीके से। दोनों ही जगह यहाँ पे दोनों सब यूनिट हो गई, दोनों कैटेलाइट यूनिट हो गई, बीटा क्लैम्प। तो ये तीनों इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे। बीटा क्लैम्प का काम सिर्फ उसको होल्ड करना है और पॉलीमरेज 3 का काम है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि दो को एक साथ बनाने के लिए पहले से इसका स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, पॉल 3 का स्ट्रक्चर हो गया। और मैंने बता दिया कि लूप ज़रूरी है। अगर ये लूप नहीं बना तो डायरेक्शन अलग अलग रहेंगे, और जब डायरेक्शन अलग अलग रहेंगे तो एक साथ सिंथेसिस नहीं होता। एक चीज़ और, अब ये लूप बना तो ये इतना तो सिंथेसिस कर लेगा, उसके बाद क्या, अगेन लूप जो है खुलेगा, देन अगेन लूप बनेगा। इस तरीके से जो है DNA कंटिन्यूस से जो इसकी लेगिंग स्ट्रैंड होती है ना, वैसे लूप बना बना के ही सिंथेसिस होती है। पहले लूप बनेगा, थोड़ा सा सिंथेसिस होगा, देन अगेन लूप को रिलीज़ कर देगा। लूप जो है रिलीज़ कैसे होगा, बीटा क्लैम्प से। बीटा क्लैम्प पहले यहाँ पे पॉल 3 को बाइंड करवाएगा, पॉल 3 इतना बना लेगा। अभी क्या होगा कि जो बीटा क्लैम्प है वो रिलीज़ हो जाएगा, हट जाएगा, तो पॉल 3 हट जाएगा, DNA फ्री हो जाएगा। अब DNA फ्री तो DNA हट जाएगा। ठीक है, फिर वापस से DNA जैसे ही लूप बनाएगा वैसे ही वहाँ पे बीटा क्लैम्प और पॉल 3 बाइंड होंगे, फिर बनाना शुरू करेंगे। तो पॉल 3 का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्लिप के जैसा है। जब भी इसने लूप बनाया आके क्लिप की तरह बाइंड हो जाएगा और पॉल 3 इसको सिंथेसिस कर देगा। ठीक, देन सिंथेसिस कर दिया तो क्लिप वापस से हट जाएगा, मतलब बीटा क्लैम्प जो है हट जाएगा और ये वापस रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से लूप बना बना के जो लेगिंग स्ट्रैंड जो है बनती जाती है। अभी एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे, वो है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का, तो वो देख लेते हैं अपन। सो व्हाट इज़ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इज़ अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA। जो DNA के जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बनते हैं, DNA का जो छोटा सा इतना इतना ऐसे करके छोटा छोटा जो DNA बनता है, वो चीज़ कहलाती है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और वो बनता कहाँ पे? वो बनता है लेगिंग स्ट्रैंड पे, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड पे वहाँ पे DNA के छोटे छोटे स्ट्रेच या फ्रेगमेंट नहीं बनते, वहाँ कंटिन्यू सिंथेसिस होता है। और लेगिंग स्ट्रैंड पे अपन देख चुके हैं कि DNA छोटे छोटे, पहले प्राइमर ऐड होगा, थोड़ा सिंथेसिस होगा, देन फिर प्राइमर होगा, फिर सिंथेसिस होगा, इस तरीके से लेगिंग स्ट्रैंड बनती है। तो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं ना, वही कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। उसको अपन डायग्राम के बेस पे और अभी देख लेते हैं। ये हो गया अपना DNA। ठीक, तो अपन को पता है अगर ये ओरिजिन साइड है तो ओरिजिन साइड से 5 प्राइम की ओर मैं आपको बता चुकी हूँ हमेशा जो है लीडिंग स्ट्रैंड बनती है। तो इधर तो लीडिंग स्ट्रैंड बन गई, यहाँ पे एक बार कहीं प्राइमर अटैच हुआ, देन कंटिन्यू यहाँ से ये बन गई लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक, अभी क्या होगा, ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है, ये लेगिंग स्ट्रैंड ये इस तरीके से प्राइमर छोटे छोटे जो है प्राइमर ऐड होते जाएंगे यहाँ पे, और फिर पॉल 3 आके इसको सिंथेसिस करेगा कुछ ऐसे। तो ये छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट बन रहे हैं ना, पहले इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, तो छोटे छोटे जो DNA के फ्रेगमेंट बने उसी को अपन बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक, तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हो गए अपने। अभी क्या होता है, ये जो प्राइमर ऐड हुआ है, इस प्राइमर को अपन को रिमूव करना होता है क्योंकि ये RNA के न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो अभी RNA के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम कौन करेगा? DNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो कौन आएगा अपना DNA पॉल 1 आएगा और अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये जो RNA के न्यूक्लियोटाइड है इसको एक एक करके क्लीव कर देगा। ठीक है, अब ये क्लीव तो कर दिए, पर यहाँ पे क्या हुआ, गैप बन गया। देखो इधर ये इस तरीके से गैप बन गया। अभी गैप बन गया ना, तो क्या होगा कि इन गैप को फिल करना है। अभी गैप को फिल करने का काम कौन करेगा? अगेन अपने DNA पॉल 1 भैया, काई से 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये
रिमूव आरएनए को रिमूव भी करेगा, और जब आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको रिमूव भी करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा, और उसके बाद जो गैप बन जाएगा ना, उस गैप को फिल करने का काम भी जो है अपना पोल 1 ही करेगा। इसके पास दोनों पॉलीमराइजेशन और एक्सोन्यूक्लियस दोनों एक्टिविटी होती है, और दोनों एक्टिविटी से ही अपना काम कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वो उसको वापस से बनाता जाएगा ये। ठीक है, तो ओकाज़ा की फ्रेगमेंट क्या होता है अपन ने देख लिया, और ये प्राइमर कैसे रिमूव होता है ये भी अपन ने देख लिया। डीएनए की दोनों चेन एक साथ कैसे बनती है, कैसे डीएनए लूप बनाता है अपन वो भी देख चुके हैं। तो होप आपको इलोंगेशन अब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। अब अपन स्विच करते हैं टर्मिनेशन पे। तो अभी टर्मिनेशन में होता क्या है, जो डीएनए बनने वाला था तो वो डीएनए जितना बनना था वो उतना बन गया, रेप्लिकेट हो गया। अब उसको एक टाइम पे बंद भी तो होना पड़ेगा। जो हेलिकेज है जो कंटिन्यू अनवाइंड करता जा रहा है उसको रुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो आप खुद इमेजिन करो जो नया डीएनए बना है वो फिर से अनवाइंड होगा, फिर तो ये कंटिन्यू अपन को नहीं चाहिए। जो क्योंकि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो लिमिट में होता है, मतलब रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है, रेगुलेशन होता है उसका। वो ऐसे नहीं कि कभी भी बस हुए जा रहा है रेप्लिकेशन, इस तरीके से नहीं होता है। तो अब टर्मिनेशन जो है रेप्लिकेशन को रोकने का काम करता है कि ठीक है जितना रेप्लिकेट करना था कर लिया, अभी रुक जा भाई। उसके लिए क्या, एक तो टर साइट होती है और टस प्रोटीन होता है, ये दोनों आपस में मिलके जो है टर्मिनेशन करवाते हैं या फिर रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। देखते हैं कैसे। तो अपन इलोंगेशन से डील कर चुके हैं और अब अपन देखेंगे टर्मिनेशन। उनको पता है इकोलाई का डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो अपन इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। और एक चीज़ और, जब इकोलाई में रेप्लिकेशन होता है ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से बबल बनेगा और अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, नहीं, ऐसे कई जगह से जो है बबल बनते हैं। क्योंकि डीएनए जितना मैं ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ इतना ही नहीं होता है, डीएनए काफ़ी ह्यूज होता है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी अलग अलग जगह पे ओरिजिन साइट होती है और वहाँ से जो है डीएनए का जो है बबल बनता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बबल लेके बताया है। मान लो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा और अनवाइंड करता जाएगा डीएनए को सिंथेसिस करता जाएगा। अभी क्या होगा, मान लो इधर अपन को रोकना है और इधर है टर साइट। ठीक है, ये हो गई अपनी टर साइट। तो ये अपनी टर साइट हो गई ना। तो ये टर साइट क्या सिग्नल देती कि भैया अभी रुक जा, अभी शांत हो जा, तू बंद करते रहा जो है हेलिकेज का अनवाइंड करना और रेप्लिकेट होना, अभी बस हो गया। तो ये टर साइट सिग्नल देती है। लेकिन ये टर साइट सिर्फ इनफ नहीं होती है इस रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, साथ में एक और प्रोटीन चाहिए होता है इस साइट से बाइंड होने के लिए, जो कि है टस प्रोटीन। तो ये टस प्रोटीन कुछ इस तरीके से होता है। इसको अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से ये टस प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है टस। ठीक है, तो ये टस कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके से, टर साइड से टस प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाता है। अब इस टस प्रोटीन की ना 2 साइट होती है, एक होती है परमिसिव साइट, एक होती है नॉन परमिसिव साइट। परमिसिव साइट ये रही, पहले नॉन परमिसिव साइट, तो ये हो गई नॉन परमिसिव, तो ये हो गई नॉन परमिसिव साइट और ये हो गई परमिसिव। ठीक है, अगेन ये हो गई नॉन और ये हो गई परमिसिव। जो नॉन परमिसिव साइट है ना, ये हेलिकेज को रोकती नहीं है। जब हेलिकेज अनवाइंड करता हुआ आता है तो हेलिकेज इसको हटा देगा यहाँ से, जो ये टस प्रोटीन है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और वो कंटिन्यू यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये जो परमिसिव साइट है, नाउ इमेजिन हेलिकेज इधर से मूव करता हुआ आया तो न्यूक्लियोटाइड जो रहेंगे ना ये इस तरीके से रहेंगे, मान लो कुछ। लेकिन ये जो नॉन परमिसिव साइट है ना वो क्या करेगी, कुछ न्यूक्लियोटाइड को इधर ऐसे फ्लिप कर देगी, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड इधर थे उनको ऐसे फ्लिप कर देगी। ठीक है, तो अभी फ्लिप हो गए न्यूक्लियोटाइड, तो इधर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो हेलिकेज बिना न्यूक्लियोटाइड के और कंटिन्यू अनवाइंड नहीं कर पाएगा और वो फॉलो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हेलिकेज फॉलो ऑफ हो गया तो ये जो है वो यहाँ पे तो रुका नहीं क्योंकि इधर नॉन परमिसिव साइड थी, तो इधर से तो हेलिकेज कंटिन्यू यहाँ तक आएगा और दूसरा हेलिकेज इधर कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए जो है अपना टर्मिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन रुक जाएगा। क्योंकि इधर भी देखो यहाँ पे नहीं मिलेंगे ना उसको, तो वो भी रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा। तो दोनों हेलिकेज जो है अपने हट जाएंगे, फॉलो ऑफ हो जाएंगे और जो है अपना रेप्लिकेशन जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन रुक जाएगा। तो होप आपको ये टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो इस तरीके से अपन ने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों ही जो है प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट कर लिया है। अब तो नेक्स्ट वीडियो में अपन यूकैरियोट्स में देखेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन होता है। और मुझे एक ने कमेंट करके बोला था, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कमेंट करा था कि आप कोशिश करें कि जो टॉपिक हैं वो एक ही वीडियो में या कम वीडियो में कवर करें। तो एक वीडियो में सारा कवर कर पाना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे ही वीडियो को मेरे लगभग 12-15 मिनट के तो हो ही जाते हैं। और अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें अगर मैं सारे ही पढ़ाने लगी तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि जो है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ। ताकि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। और रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो कोशिश करें सभी को इसमें याद रखें, दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लिए दुआ करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।